हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट का जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर लेक्चर नंबर 17 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने ब्रीफ स्टडी किया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में एवं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के बारे में। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है एवं इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा रेड कलर का सबस्टेंस है ये हायर कंसंट्रेशन में अवेलेबल है एवं अपोजिट साइड में लोअर कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। वहीं बात करें हमारा एक और सबस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल है जिसको आप देख पा रहे होंगे कैप्सूल के रूप में हमने डिनोटेड करके रखा है, वो यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन में अवेलेबल है एवं यहाँ पे ये हायर कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है ये किस प्रकार का वर्क करता है। आप देख पा रहे होंगे ये जो रेड कलर का हमने सबस्टेंस को ड्रॉ करके रखा है इसको मैंने सबस्टेंस बी नाम दिया है एवं ये जो कैप्सूल है इसको मैंने सबस्टेंस ए नाम दिया है। और आप देख पा रहे होंगे इस साइड में जो सबस्टेंस ए है ये लो अमाउंट में प्रेजेंट है, जबकि जो सबस्टेंस बी है ये हायर अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो सबस्टेंस बी है ये डाउन हिल्स मूवमेंट शो करेगा, मतलब ये जो हमारा सबस्टेंस भी है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और इसमें ट्रांसपोर्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा रेड कलर का सबस्टेंस है जिसको हमने सबस्टेंस बी नाम दिया है ये ट्रांसपोर्टर पे आकर अटैच हुआ और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे जैसे ही ये सबस्टेंस जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है तो जो एनर्जी प्राप्त हो रही है डाउन हिल्स मूवमेंट में, इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ये जो हमारा सबस्टेंस है जिसको मैंने कैप्सूल्स के रूप में डिनोटेड किया है ये भी उसी ट्रांसपोर्टर के अनदर साइड को यूटिलाइज करते हुए ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा रेड कलर का सबस्टेंस है जो कि मैंने सबस्टेंस बी नाम दिया है ये डाउन हिल्स मूवमेंट शो कर रहा है, पैसिव डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि जो हमारा सबस्टेंस ए है जिसको मैंने कैप्सूल के रूप में ड्रॉ करके रखा है ये सबस्टेंस ए भी उसी ट्रांसपोर्टर के अनदर साइड को यूटिलाइज करते हुए लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। मतलब जो सबस्टेंस ए है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शंस में मूवमेंट शो कर रहा है, जबकि जो हमारा सबस्टेंस बी है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शंस में मूवमेंट शो कर रहा है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा सबस्टेंस बी है जो कि रेड कलर का है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है ट्रांसपोर्टर की मदद से। तो ये जब सबस्टेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा तो इसे हम डाउन हिल्स मूवमेंट कहते हैं और इससे जो एनर्जी निकल रही है इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए जो हमारा सबस्टेंस ए है वो भी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शो कर दे रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा सबस्टेंस है जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा है, मूवमेंट के लिए जो एनर्जी आ रही है वो सबस्टेंस बी के डाउन हिल्स मूवमेंट से प्राप्त हो रही है। सबस्टेंस बी जो कि डाउन हिल्स मूवमेंट शो कर रहा है उससे जो एनर्जी मिल रही है उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हमारा सबस्टेंस ए मूवमेंट शो कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। साथ ही आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में दोनों ही सबस्टेंस ए एवं सबस्टेंस बी एक ही डायरेक्शंस में मूवमेंट शो कर रहे हैं। वो बात अलग है कि ये जो हमारा सबस्टेंस ए है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट डायरेक्शंस में मूवमेंट शो कर रहा है, जबकि जो हमारा सबस्टेंस बी है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शंस में मूवमेंट शो कर रहा है। साथ ही आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे जो हमारा ट्रांसपोर्टर है उस ट्रांसपोर्टर की मदद से जो हमारा सबस्टेंस ए एवं सबस्टेंस बी एक ही डायरेक्शंस में मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो ऐसे मूवमेंट को या फिर ऐसे ट्रांसपोर्ट को सिम्पोर्टर या फिर को ट्रांसपोर्टर कहते हैं। इसके पिछली स्लाइड में हमने सिम्पोर्टर या फिर को ट्रांसपोर्टर के बारे में स्टडी किया है। इस स्लाइड में हम स्टडी करेंगे एंटीपोर्टर के बारे में। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे हैं। इस डायग्राम की मदद से हम एंटीपोर्टर के बारे में स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ये जो ए रीजन है, ए रीजन में जो हमारा सबस्टेंस ए एवं सबस्टेंस बी दोनों का कंसंट्रेशन हाई है, जबकि जो बी रीजन है उसमें जो हमारा सबस्टेंस ए एवं सबस्टेंस बी दोनों का कंसंट्रेशन लो है। ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पर एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, एसएलसी ट्रांसपोर्टर, और ये जो ट्रांसपोर्टर है ये हमारे
मटेरियल के मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा सबस्टेंस बी है, जो कि मैंने रेड कलर से बना कर रखा है, ये ए रीजन से मूवमेंट शो करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पे डाउन हिल्स मूवमेंट है और यहाँ पे किसी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारा सबस्टेंस बी है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है। और आप देख पा रहे होंगे ये जैसे ही ट्रांसपोर्टर से बाइंड होकर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पहुंच रहा है, लोअर कंसंट्रेशंस में ये जो ट्रांसपोर्टर है इसके अनदर साइड पे जो हमारा सबस्टेंस ए है ये बाइंड होकर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट शो कर रहा है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जो सबस्टेंस ए है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट शो कर रहा है, जबकि जो हमारा सबस्टेंस बी है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शंस में मूवमेंट शो कर रहा है। बेसिक डिफरेंस यहाँ पे यही है। साथ ही ये जो हमारा सबस्टेंस बी है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है, जबकि जो हमारा सबस्टेंस ए है ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है। साथ ही आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे जो हमारा सबस्टेंस ए एवं सबस्टेंस बी ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये जो ट्रांसपोर्टर है एसएलसी ट्रांसपोर्टर, इसको हम एंटीपोर्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो सबस्टेंस ए एवं बी दोनों को अपोजिट डायरेक्शंस में डिलीवर कर रहा है। जबकि हम पिछले स्लाइड में हमने स्टडी किया कि जो हमारा सबस्टेंस ए एवं सबस्टेंस बी दोनों सेम डायरेक्शंस में मूवमेंट शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सबस्टेंस ए है एवं सबस्टेंस बी है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में मूवमेंट शो कर रहे हैं। वहीं बात करें एनर्जी की इस ट्रांसपोर्टर की, तो जो सबस्टेंस हमारा बी है ये जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा तो जो डाउन हिल्स मूवमेंट से जो एनर्जी प्राप्त हो रही है उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ये हमारा ट्रांसपोर्टर मूवमेंट शो करेगा। और इसी ट्रांसपोर्टर के अनदर साइड पे बिना एनर्जी को लॉस किए हुए या फिर कंट्रीब्यूट किए हुए हमारा सबस्टेंस ए लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शो करेगा। हमारे बॉडी में जो एसएलसी ट्रांसपोर्टर होते हैं इन्हीं की मदद से हमारे बॉडी में किसी भी ड्रग या फिर उसके मेटाबोलाइट्स का अपटेक एवं इफ्लक्स किया जाता है। साथ ही हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर पेप्टाइड्स होते हैं एवं कुछ ऑर्गेनिक केटाइन ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये हमारे बॉडी में लीवर्स एवं रीनल ट्यूबल्स में हायर नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर की तरह एक्ट करते हैं और हमारे बॉडी से ड्रग्स या फिर उनके मेटाबोलाइट के एक्सक्रीशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे बॉडी में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एवं डोपामिन, इनका जो ट्रांसपोर्टर होता है वो सोडियम या फिर क्लोरीन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होता है। जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन नेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि सेरोटोनिन SERT ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि डोपामिन की बात करें तो ये DAT ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो तीनों ट्रांसपोर्टर हैं ये एक्टिव SLC ट्रांसपोर्टर का एग्जाम्पल्स है और ये सारे ट्रांसपोर्टर सोडियम या फिर क्लोरीन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होते हैं। आइए एक एक करके सबके बारे में ब्रीफ स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है और इसके वेसिकल्स में नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर्ड है। और ये जो नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर्ड वेसिकल्स है ये जब फ्यूज होगा तो यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा और जो एक्सेस नॉरएपिनेफ्रिन है ये रीअपटेक कर लिया जाएगा एक प्रोटीन के थ्रू जो कि एक ट्रांसपोर्टर होता है और जिसका नाम होता है नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नेट कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है जो कि एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो गया था हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स से, ये रीअपटेक कर लिया जा रहा है हमारे नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और ये जो ट्रांसपोर्टर है नेट जो कि हमारे नॉरएपिनेफ्रिन को दोबारा से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में ले जाकर स्टोर कर रहा है, ये जो ट्रांसपोर्टर है ये सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है। आप देख पा रहे होंगे सोडियम एवं नॉरएपिनेफ्रिन दोनों ही सेम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो नेट ट्रांसपोर्टर होता है ये सिम पोर्टर का ट्रांसपोर्टर का एग्जाम्पल्स होता है, क्योंकि ये जो सोडियम एवं नॉरएपिनेफ्रिन सेम डायरेक्शंस में मूवमेंट शो कर रहे हैं। और ये जो हमारा नेट ट्रांसपोर्टर है ये जैसे ही एक्सेस नॉरएपिनेफ्रिन को न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है, इस न्यूरॉन्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म में जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, वीमेट नाम का ट्रांसपोर्टर
इस नर एपिनेफ्रिन को साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है। आप देख होंगे ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है इसके अंदर नर एपिनेफ्रिन को वीमेट नाम का ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ये जो वीमेट नाम का ट्रांसपोर्टर है ये भी हाइड्रोजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमारा नर एपिनेफ्रिन अंदर की तरफ इस साइनेप्टिक वेसिकल्स में जा रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर आ रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो वीमेट ट्रांसपोर्टर होता है ये एंटीपोर्टर ट्रांसपोर्टर होता है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे नर एपिनेफ्रिन इस साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर पहुंच रहा है वीमेट ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और उसी ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए जो हमारा हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो वीमेट है वो एंटी ट्रांसपोर्टर है, जबकि जो हमारा नर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर है ये सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि इसमें सोडियम एवं नर एपिनेफ्रिन सेम डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। जबकि जो हमारा वीमेट ट्रांसपोर्टर में जो हमारा नर एपिनेफ्रिन एवं हाइड्रोजन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और ये जो हमने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर दो ट्रांसपोर्टर के बारे में स्टडी किया, जो कि फर्स्ट है नर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर एवं जो सेकंड है वो वीमेट ट्रांसपोर्टर, इनके फंक्शंस को स्टॉप किया जा सकता है। सिंपली हम कह सकते हैं तो इनके फंक्शंस को इनहिबिट किया जा सकता है। ये जो हमारा नेट ट्रांसपोर्टर है नर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, इसको इनहिबिट किया जा सकता है कोकेन या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के द्वारा, जबकि वहीं हमारा जो वीमेट ट्रांसपोर्टर है इसको इनहिबिट किया जा सकता है रेजरपाइन के द्वारा। और एक बार ये ट्रांसपोर्टर को अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो ये नर एपिनेफ्रिन को ना ही न्यूरॉन्स के अंदर डिलीवर करेंगे या फिर ना ही ये साइनेप्टिक वेसिकल्स में नर एपिनेफ्रिन को स्टोर करेंगे। आइए अब हम सेरोटोनिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को देख पा रहे होंगे। इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के साइनेप्टिक वेसिकल्स में सेरोटोनिन स्टोर्ड है, और ये जो स्टोर्ड सेरोटोनिन जब यहाँ से रिलीज होगा तो आप देख पा रहे होंगे जो एक्सेस सेरोटोनिन है ये दोबारा से इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर रीअपटेक कर लिया जा रहा है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SERT कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा एक्सेस सेरोटोनिन है इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर दोबारा से रीअपटेक कर लिया गया, और ये जो ट्रांसपोर्टर है इसे हम SERT कहते हैं। और ये सोडियम एवं सेरोटोनिन को साइमल्टेनियसली इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर डिलीवर कर रहा है, क्योंकि ये सिम्पोर्टर का एग्जाम्पल्स होता है। और जैसे ही जो हमारा सेरोटोनिन है इस न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म में इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो हमारा वीमेट ट्रांसपोर्टर है ये एक्टिवेट होता है, और ये सेरोटोनिन को साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर स्टोर करता है। और ये जो वीमेट होता है ये एंटीपोर्टर का एग्जांपल्स होता है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये जो सेरोटोनिन जैसे ही साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर स्टोर्ड हो रहा है इस साइनेप्टिक वेसिकल से एक हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो वीमेट होता है ये एंटीपोर्टर का एग्जाम्पल होता है, जबकि जो हमारा SERT सेरोटोनिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है ये सिम्पोर्टर का एग्जाम्पल्स होता है। सिंपली ये जो वीमेट है इसको भी इनहिबिट किया जा सकता है रेजरपाइन के द्वारा, एवं जो हमारा सेरोटोनिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है इसको भी इनहिबिट किया जा सकता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के द्वारा। आइए अब हम डोपामिन एक्टिव ट्रांसपोर्टर के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इसके साइनेप्टिक वेसिकल्स में डोपामिन स्टोर्ड है, और ये जो स्टोर्ड डोपामिन ये जब रिलीज होगा और एक्सेस डोपामिन को रीअपटेक कर लिया जाता है डोपामिन एक्टिव ट्रांसपोर्टर के द्वारा। और ये जो डोपामिन एक्टिव ट्रांसपोर्टर होता है ये सिम्पोर्टर का एग्जाम्पल्स होता है, क्योंकि ये सोडियम एवं डोपामिन को साइमल्टेनियसली न्यूरॉन्स के अंदर डिलीवर कर रहा है। और आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा सोडियम एवं हमारा डोपामिन साइमल्टेनियसली इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर डिलीवर हुआ, और इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर जब डोपामिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो हमारा वीमेट-2 ट्रांसपोर्टर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो वीमेट-2 ट्रांसपोर्टर है ये डोपामिन को साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर स्टोर करेगा, और ये जो डोपामिन को स्टोर कर रहा है साइनेप्टिक वेसिकल्स में, तो ये जो वीमेट-2 है ये एंटीपोर्टर का एग्जाम्पल्स है, क्योंकि ये डोपामिन को साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर स्टोर कर रहा है एवं हाइड्रोजन को इस साइनेप्टिक वेसिकल से बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये दोनों सबस्टेंस को अपोजिट डायरेक्शंस में डिलीवर कर रहा है, इसलिए जो हमारा वीमेट-2 है ये एंटीपोर्टर का एग्जाम्पल्स है। तो आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में जो हमारा डोपामिन एक्टिव ट्रांसपोर्टर है ये
सिम्पोटर का एग्जाम्पल्स है एवं जो हमारा वीमेट है ये एंटीपोटर का एग्जाम्पल्स है। और ये जो वीमेट है इसको इनहिबिट किया जा सकता है रेजरपाइन के द्वारा एवं जो हमारा डोपामिन एक्टिव ट्रांसपोर्टर है इसको इनहिबिट किया जा सकता है कोकेन के द्वारा। और एक बार ये ट्रांसपोर्टर इनहिबिट कर दिए गए तो ये किसी भी सब्सटेंस को डिलीवर नहीं करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा यूरिनरी ग्लूकोज होता है उसका किस प्रकार रिअब्जॉर्प्शन किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स है इस पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं SLT1। ये जो SLT1 होता है इसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 और ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारा ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन है इस ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन में जो हमारा ग्लूकोज है उसको रीएब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो रहा है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा है हमारे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन से, इसमें ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा GLT1 है ये सिम्पोटर है और ये ग्लूकोज एवं सोडियम को साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन से सर्कुलेटरी सिस्टम में। आप अपने डिस्प्ले पे इस सेकंड डायग्राम को देख पा रहे होंगे। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारा एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 SGLT1 ये ट्रांसपोर्टर होता है और ये हमारे इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे ग्लूकोज एवं सोडियम को साइमल्टेनियसली ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये जो ट्रांसपोर्टर होता है ये सिम्पोटर होता है और ये सोडियम एवं ग्लूकोज को साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल पे इम्पैक्ट डालती है, जिसमें फर्स्ट है जेनेटिक वेरिएशन या फिर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के कारण हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टर है उसकी डेंसिटी या फिर उस ट्रांसपोर्टर को ड्रग सब्सटेंस से बाइंड होने की एफिनिटी ये इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। और अगर हमारे बॉडी में किसी ट्रांसपोर्टर की डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो वो लेस अमाउंट में ड्रग को ट्रांसपोर्ट करेगा, जिसके कारण हमें उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। या फिर हमारे बॉडी में अगर उस ट्रांसपोर्टर को किसी पर्टिकुलर ड्रग से बाइंड होने की एफिनिटी लेस है तब भी हम उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल लेस रहेगी। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टर की कमी हो गई या फिर ट्रांसपोर्टर ड्रग सब्सटेंस से बाइंड ही नहीं हुआ तो उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल पे इम्पैक्ट आ सकता है। वहीं हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो किसी भी ड्रग का हमारे बॉडी में स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका कारण सिंपल सा है कि किसी न किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू ड्रग हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तभी वो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पर जो ट्रांसपोर्टर होता है वो स्पेसिफिक होता है और किसी स्पेसिफिक सेल पे अगर ये स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसपोर्टर मौजूद है तो उस स्पेसिफिक टाइप के सेल्स में ही हमारी ड्रग की एबिलिटी हाई रहेगी। तो उस कंडीशन में हमारा जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्पेसिफिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, क्योंकि कुछ ही सर्टेन सेल्स पे उस स्पेसिफिक टाइप की रिसेप्टर की मौजूदगी ही उस ड्रग को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराएगा, जिसके कारण उस सर्टेन टाइप के सेल्स के अंदर उस ड्रग की एबिलिटी हाई रहेगी।